देखिए आज आज हम आप सबको आपके बीच क्लास 10 की यूपी बोर्ड की एनसीईआरटी पर आधारित दो बुक है। पहला चैप्टर है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, इस पर आधारित कुछ फैक्ट हैं। उस फैक्ट को हम आज पहले आप लोगों को बताते हैं, उसके बाद इसके अभ्यास पर हम चलेंगे। पहले इसके कुछ फैक्ट जो हैं वह हैं, पहला है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या दो से पूरी तरह कट जाए उसे उस संख्या को सम संख्या कहते हैं। उस संख्या को सम संख्या कहते हैं। यानी अब इससे यही निष्कर्ष निकला कि जहां पर उभयनिष्ठ दो है, क्योंकि सबसे छोटी सम संख्या दो ही है। तो जहां पर जिस संख्या में उभयनिष्ठ दो है, वे सभी संख्याएं जहां पर दो उपस्थित है वे क्या हैं? वे सम संख्याएं। वे सभी संख्याएं जिसमें दो उपस्थित हो वे सम होंगी। वे सम संख्या होंगी। जैसे दो में खुद दो ही है, चार में दो है, 6, 8, 10, 12, 14, 16। अब देखिए इसमें दो गुणे एक यानी 2 गुणे 1 बराबर कितना हुआ? 2 गुणे 1 का मतलब 2, इसमें 2 उपस्थित है। तो वे सभी संख्याएं जिसमें 2 उपस्थित हो, वे सभी संख्याएं जिसमें क्या हो? 2 उपस्थित हो। तो अब देखिए चार को हम क्या लिख सकते हैं? 4 को 2 गुणे 2 यानी क्या आ जाएगा? 4। तो इसमें 2 उपस्थित है। इस 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3, तो इसमें 2 उपस्थित है। 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 4, तो इसमें भी 2 उपस्थित है। 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5, तो इसमें भी 2 उपस्थित है। 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 6, इसमें भी 2 उपस्थित है। 14 को लिख सकते हैं 2 गुणे 7, इसमें भी क्या है? 2 उपस्थित है। 2 गुणे 8 लिख सकते हैं, 2 गुणे 8 लिख सकते हैं 16 को, तो इसमें भी क्या है? 2 उपस्थित है। अर्थात यही हो गया, वे सभी संख्याएं जिसमें 2 उपस्थित हो, जिसमें क्या हो? 2 उपस्थित। वे सभी संख्याएं जिसमें 2 उपस्थित हो वे क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती हैं? सम संख्या। वे सम संख्या कहलाती हैं। अब देखिए विषम संख्या क्या होती है। अब देखिए विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या होती है ठीक सम संख्या का उल्टा। वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह
न कटे, वे संख्याएं जो पूरी तरह न कटे वे क्या कहलाती हैं? विषम संख्या। या वे सभी संख्याएं जिसमें दो न उपस्थित हो, जिसमें दो न उपस्थित हो, वे सभी संख्याएं जिसमें दो न उपस्थित हो वे क्या कहलाती हैं? वे विषम संख्या कहलाती हैं। वे विषम संख्या कहलाती हैं, यानी कह रहा है वे संख्याएं जो क्या हो, दो से न कटे, जो पूरी तरह दो से न कटे वे संख्याएं विषम संख्या कहलाती है। वे क्या कहलाती हैं? वे विषम संख्या कहलाती है। अथवा वे सभी संख्याएं जिसमें दो न उपस्थित हो, वे सभी संख्याएं जिसमें दो न उपस्थित हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 आदि। देखिए इसमें क्या है, न तो 1 2 से कटेगा, न तो 3 2 से कटेगा, न तो 2 से 5 कटेगा, न तो 2 से 7 कटेगा, न ही 9 कटेगा, न ही 11 कटेगा। तो इसका क्या हुआ, यानी इसमें इन सभी संख्याओं में दो नहीं उपस्थित है। अगर दो उपस्थित हो जाता है संख्याएं क्या होती? कट जाती, तब तो सम संख्या हो जाती। लेकिन यह क्या है? यह विषम संख्याएं। यह क्या है? विषम संख्याएं। अब अभाज्य की ओर लेकर चलते हैं आपको। देखिए अभाज्य संख्या क्या होती हैं? वे सभी संख्याएं जो एक व स्वयं को छोड़कर, वे सभी संख्याएं जो एक व स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से न कटे, अन्य किसी भी संख्या से न कटे, वे सभी संख्याएं जो स्वयं और एक को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सभी संख्याएं क्या है? अभाज्य हैं। ये सभी संख्याएं अभाज्य हैं। और देखिए इसमें और कुछ होता है, और एक परिभाषा क्या है अभाज्य होने के लिए? अभाज्य होने के लिए कम से कम दो संख्या तो होनी ही चाहिए। अभाज्य होने के लिए, अभाज्य होने के लिए कम से कम दो संख्या से कोई भी संख्या जो अभाज्य हो वह कटनी चाहिए या विभाजित होनी चाहिए, या वह विभाजित होनी चाहिए। जैसे में एक व स्वयं वे संख्याएं जो कम से कम दो संख्या से कटनी ही चाहिए, कम से कम दो संख्या से कटनी चाहिए, एक से व स्वयं से। अब आप लोग कहे होंगे कि एक क्यों नहीं है, एक क्यों अभाज्य संख्या नहीं है? तो एक सिर्फ स्वयं से कट रही है, सिर्फ स्वयं से कट रही है, इसलिए क्या है? अभाज्य है। यह क्या है? अभाज्य नहीं है, इसलिए यह अभाज्य नहीं है। यह स्वयं से कट रही है। क्या कर रही है?
स्वयं से कट रही है, यह स्वयं से कट रही है, और इसमें दो संख्या होनी चाहिए, दो संख्या का कटना होना अनिवार्य होना चाहिए, दो संख्या कटना होना अनिवार्य। देखिए एक एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं अभाज्य संख्या है? क्योंकि अभाज्य संख्या होने के लिए भी शर्त है, अभाज्य संख्या होने के लिए भी शर्त है, कम से कम दो संख्या से कटनी चाहिए, दो संख्या से कम नहीं, अधिक से अधिक दो संख्या से कटनी चाहिए। तो अधिक से अधिक दो संख्या और कम से कम भी दो संख्या से कटनी चाहिए, कम से कम भी और अधिक से अधिक भी, कम से कम दो संख्या और अधिक से अधिक और अधिक अधिक से अधिक से अधिक दो संख्या से कटनी चाहिए, कम से कम दो संख्या से और अधिक से अधिक दो संख्या से कटनी चाहिए, यानी दो संख्या से तो कटनी चाहिए, तभी यह हो सकती है अभाज्य संख्या। जैसे दो, देखिए दो क्या है, दो दो एक से कटेगी और दो से, यानी स्वयं से कटेगी और एक से कटेगी, और अन्य किसी संख्या से नहीं कट रही है, और अन्य किसी संख्या से नहीं कट रही है, तो यह अभाज्य है। और यह दो एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम होते हुए भी क्या है, अभाज्य है। दो एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। तो यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दो कैसी संख्या है, दो एक ऐसी संख्या है, दो एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। अब देखिए तीन की पारी आ गई, तीन है, तीन एक तो एक से कटेगा, एक स्वयं से कटेगा, एक तो एक से कटेगा, एक या स्वयं से कटेगा, तो तीन क्या हो गया, अभाज्य हो गया। ऐसे पांच है, पांच क्या है, पांच एक से कटेगा, एक स्वयं से कटेगा, पांच एक से कटेगा, एक स्वयं से कटेगा, तो दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, दो एक में भी है, दो में भी है, एक में लेकिन स्वयं एक में नहीं है, तो इस कारण ये क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं, एक अभाज्य, न तो विभाज्य है न तो अभाज्य है। देखिए अब अभाज्य से भाज्य की ओर लेकर चलते हैं। देखिए भाज्य या विभाज्य कह दीजिए, भाज्य संख्या या विभाज्य संख्या कह दीजिए, कोई फर्क नहीं है, एक ही बात होती है। विभाज्य का मतलब भाज्य होना यानी कटना, और भाज्य का मतलब भी कटना होता है। तो वे सभी संख्याएं जो एक व स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से कटे, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, ये सभी संख्याएं क्या हैं, भाज्य हैं। कैसे भाज्य हैं? अब हम आपको दिखा दे रहे हैं कि वे संख्याएं जो एक व स्वयं को छोड़कर, यानी दो संख्याओं को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से कट जाए, वह सभी क्या होती हैं। तो 4 के कटने के लिए एक होता है, एक 2 होता है, एक यह स्वयं होता है, तो इसमें कितनी संख्या हो गई, 3 संख्या हो गई। तो कितनी संख्या हो गई, 3 संख्या हो गई, इसलिए क्या है, यह भाज्य है। 6 को 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, यानी यह संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। अब देखिए 8 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, स्वयं से कटेगा। 8 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, यानी स्वयं से कटेगा। अब 9 को भी देखिए, 9 यानी 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और खुद 9 से कटेगा। 9 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, खुद 9 से कटेगा। 10 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, खुद 10 से कटेगा। 1 से, 2 से, 5 से, खुद 10 से। 12 कितना से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, स्वयं 12 से कटेगा। 15 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा,
स्वयं 15 से कटेगा, यानी यह संख्याएं क्या हो गई, इस कारण यह सभी संख्याएं क्या हैं, भाज्य संख्या। इस कारण यह सभी संख्याएं क्या हैं, भाज्य संख्या हैं। अब देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है। देखिए हमें इसे पहले ही बताना चाहिए था, बट भूल गए थे, इस कारण हम आपको पहले न बताकर यहाँ पर बता रहे हैं, 10-12 मिनट के बाद बता रहे हैं, यानी वीडियो कुछ चलने के बाद बता रहे हैं। तो प्राकृतिक संख्या सबसे पहलवां आती है। प्राकृतिक संख्या यदि नहीं आएगी तो और किसी संख्या का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। जो प्राकृतिक संख्या हमें नहीं मालूम है तो कहाँ से और संख्या आ गई। इस कारण हमें भूल हो गई, हमसे माफ करना, इसे पहले बताना चाहिए था। लेकिन क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो संख्या प्राकृत से प्राप्त है, जो संख्या प्राकृत से प्राप्त है उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी इसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं, तो इसे n से डिनोट करते हैं। और जैसे संख्याएं 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट, यानी डॉट डॉट अनंत, ये संख्याएं अनंत तक हैं, 1 से स्टार्ट हैं और अनंत तक हैं। ये संख्याएं 1 से स्टार्ट हैं, अनंत तक हैं। और अब देखिए पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, शून्य सहित, शून्य सहित यानी 0 सहित, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी यह होल नंबर, इसे h से दर्शाते हैं, इसे h से दर्शाते हैं 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट, डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो वे सभी संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं, यानी 0 से सभी संख्याएं शुरू होने वाली जो प्राकृतिक संख्या है उसके पहले 0 लग जाता है। यानी 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्या, 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे होल नंबर यानी h से डिनोट करते हैं। अब देखिए आगे, देखिए एक है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होती है, सहअभाज्य संख्या वे संख्याएं जो वे संख्या जिन में एक के अतिरिक्त और एक के अतिरिक्त और कोई संख्या उभयनिष्ठ न हो, यानी वे सभी संख्याएं जिसमें एक के अतिरिक्त और कोई भी संख्या न उभयनिष्ठ हो, जिसमें एक के अतिरिक्त। देखिए सहअभाज्य क्या है, सहअभाज्य संख्या वे सभी संख्याएं जो एक के अतिरिक्त और कोई भी संख्या उभयनिष्ठ हो। जैसे 3 5, जैसे 3 और 5, 3 और 5, तो 3 और 5 यानी 3 5 का क्या है, सहअभाज्य है। 3 5 का सहअभाज्य है, अभाज्य। 3 और 5 3 का सहअभाज्य है। और 2 3 यानी 2 3 का सहअभाज्य है, जैसे देखिए अभाज्य क्यों है, क्योंकि यानी 3 और 5 में एक के अतिरिक्त और कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। 2 और 3 के बीच कोई ऐसी संख्या नहीं है जो उभयनिष्ठ हो।
उसी प्रकार से 5 6 के बीच, 5 6 के बीच, इसी प्रकार से 5 6 के बीच हो जाएगी, 3 4 के बीच हो जाएगी, और 5 7 के बीच हो जाएगा, 6 7 के बीच हो जाएगा, 7 8 के बीच हो जाएगा, 8 9 के बीच हो जाएगा, 9 10 के बीच हो जाएगा, 10 11 के बीच हो जाएगा। यानी इस प्रकार से जितनी भी संख्या बन सकती हैं, जितनी भी संख्या बन सकती हैं, वे सभी संख्याएं एक दूसरे के क्या हैं, सहअभाज्य हैं, एक दूसरे के सहअभाज्य हैं। अब देखिए परिमेय और अपरिमेय, इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं जो चैप्टर का पहला है प्रमेयिका प्रमेय। जो प्रमेयिका प्रमेय है भिन्न यानी जो इसके बाद देखिए परिमेय संख्या क्या आती है, वे संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, P/Q के रूप में लिख सकें, वह संख्या परिमेय कहलाती हैं। लेकिन एक और इसमें शर्त है, लेकिन Q इज नॉट इक्वल 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर Q जो है 0 के बराबर हो जा रहा है, P कुछ भी है, P मान लीजिए 100 है और Q क्या हो गया 0 के बराबर हो गया, तो इसे हम अपरिभाषित मानेंगे, अपरिभाषित यानी यह संख्या पूरी क्या हो गई, अपरिभाषित। P जो है वह 0 हो सकता है, P क्या है 0 हो सकता है, P जो है वह 0 हो सकता है। P प्राकृतिक संख्या भी हो सकती है, P 0 भी हो सकता है, P पूर्ण संख्या भी हो सकती है, P कुछ भी हो जाए। जैसे अगर मान लीजिए 0 ही है, P 0 है, Q का मान हम 100 ले रहे हैं, तो इसका मान 0 आ जाएगा, जो कि 0 क्या है 0 का भी बटा 1 कर देंगे तो यह क्या हो जाएगी, प्राकृतिक संख्या हो जाएगी, यानी परिमेय संख्या हो जाएगी। इस कारण यह क्या यानी Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या कहते हैं, किसे कहते हैं, जो परिमेय संख्या न हो, जो परिमेय संख्या न हो, जो परिमेय संख्या न हो, उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे करड़ी में 2, पाई का मान 22/7, इसे हम अगर निकालें तो यह क्या करेगा, कभी शांत होने वाला नहीं है, यह कभी शांत होने वाला नहीं। यह क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद भी कटता चला जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा और यहाँ तक जाएगा, जो कभी शांत नहीं होगा। तो जो शांत नहीं होगा तो वह परिमेय संख्या कैसे कहलाएगी, तो वह क्या होगी, अपरिमेय संख्या। यानी जो शांत हो जाए उसे परिमेय, जो शांत न हो, अशांत रहे, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब हम लेकर चलते हैं यूक्लिड प्रमेयिका। देखिए प्रमेयिका क्या है, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है, प्रमेयिका नाम का एक कथन है जो सिद्ध किया गया है, जिसका प्रयोग अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए करते हैं, जिसका प्रयोग क्या करते हैं, अन्य कथन, जो कथन कहा गया है उसको सिद्ध करने के लिए करते हैं। ठीक, तो अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। प्रमेयिका तो एक कथन है, कहा गया कथन या सिद्ध किया हुआ कथन है, जिसे हम दूसरे कथन के सिद्ध करने के लिए प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार कहा जाता है
कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों को हमने एक धनात्मक पूर्णांक ए मान लिया, दूसरा धनात्मक पूर्णांक बी हो गया, के लिए हम दो पूर्ण संख्याओं को यानी एक क्यू और एक आर को इस प्रकार ज्ञात करते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर a जो है भाज्य है और b जो है भाजक है, b भाजक है, q जो है भागफल है और r जो है वह शेषफल है। r क्या है? वह शेषफल है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल बराबर धन शेषफल। तो यहाँ हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इस प्रकार से हम इसे निकालते हैं। देखिए हम आपको और लेकर आगे चलते हैं, जो यूक्लिड प्रमेयिका होती है यानी प्रमेयिका यूक्लिड होती है, इसके अनुसार अब हम आपको लेकर चलते हैं आगे। देखिए अब इसमें क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक होता है यानी HCF होता है, जिसे परिकलन करने की एक विधि है। यह HCF का परिकलन करने की क्या है? एक विधि है। जहां अगर मान लिया जाए दो पूर्णांक, इसमें क्या है माना, दो पूर्णांक अभी बताया आपको, दो पूर्णांक जो हैं वह A और B हैं। इसमें होना चाहिए A बड़ा होना चाहिए B से, A जो है B से बड़ा होना चाहिए। तब प्रथम चरण क्या होता है? प्रथम चरण होता है A इज इक्वल B इंटू क्यू प्लस आर, जहां जीरो इज लेस देन इक्वल आर इज लेस देन इक्वल बी, जहां पर r जो है 0 के बराबर हो अथवा r जो है 0 से बड़ा हो अथवा r जो है छोटा हो b से, r जो है छोटा होना चाहिए b से। इसके लिए दूसरा चरण क्या होता है, जब r 0 हो तब, जब r 0 हो जाए तब a और b का महत्तम समापवर्तक b होता है। जब क्या हो जाए, r का मान यानी शेषफल जो है वह शून्य हो जाए। जब शेषफल शून्य हो जाए तो a और b का महत्तम समापवर्तक b हो जाता है। और तीसरा चरण कहता है कि r यानी जब शेषफल क्या हो, 0 न हो, जब शेषफल 0 न हो तब b और r के लिए यूक्लिड विभाजन यानी इसी प्रकार से पुनः दोहराएंगे। और चौथा कहता है जब तक r न हो जाए 0, जब तक r यानी शेषफल 0 न हो जाए तब तक यह प्रक्रिया करते हैं। चौथा चरण कहता है जब तक क्या हो जाए, जब तक r बराबर 0 न हो तब तक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं यानी जब तक न हो जाए तब तक। अब आपको हम उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए 10 और 15 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसका प्रयोग हम A बराबर B इंटू क्यू प्लस आर के द्वारा करेंगे, जहां 0 बराबर हो या छोटा हो r से और r छोटा हो b से, तथा यहाँ पर वह संख्या ज्ञात करते हैं जो छोटी संख्या होती है उसी से भाग देते हैं। यानी छोटी संख्या है कितनी, a है, a क्या है, b से
ए क्या है बी से, ए जो है ए जो है बी से क्या है बड़ा, यानी अब हम क्या मानेंगे, हमेशा ए को बड़ा मानेंगे, ए को हमेशा बड़ा मानेंगे बी से, हमेशा ए को बी से बड़ा मानेंगे। तो यहाँ पर ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15, जहाँ ए बराबर 15 और बी बराबर, जहाँ ए बराबर 15 और बी बराबर 10, जहाँ ए बराबर 15 और बी बराबर क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। देखिए ए बड़ा है बी से तथा ए क्या है बड़ा है बी से, ए जो है बड़ा है बी से, इस कारण अब देखिए यहाँ पर अब जब बी से भाग देते हैं, बी से ए बड़ा है बी से तो बी से क्या करेंगे भाग देंगे 15 में, कितनी बार भाग जाएगी, भाग जाएगी एक बार भाग जाएगी, तो यहाँ पर 10 और हासिल कितना आ जाएगा 5, हासिल कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसे ज्ञात करते हैं। और देखिए तो फर्स्ट स्टेप क्या करता है, फर्स्ट स्टेप के बारे में देखिए। अब देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रथम चरण क्या है, पूर्णांक ए और बी के लिए, किसके लिए पूर्णांक ए और बी के लिए यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके पूर्ण संख्याएं क्यू और आर इस प्रकार ज्ञात करते हैं, जैसे आर ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ 0 इज लेस देन इज इक्वल आर इज लेस देन बी, यानी 0 जो है वह बराबर है या बड़ा है या छोटा है आर से, आर छोटा है बी से। ए को बी से भाग देने पर भागफल क्यू तथा शेषफल आर प्राप्त होता है। भाग देने पर अब कहेंगे भाग कैसे दें, तो भाग दीजिए ना, यहाँ पर 10 से भाग दीजिए 15 में, 10 से भाग क्या करेंगे 15 में देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए लिखा है 15 बड़ा है 10 से, 15 जब बड़ा है 10 से तो भाग देंगे, एक बार जाएगी भाग और 5 प्राप्त होगा, शेषफल क्या हो जाएगा 5 प्राप्त होगा। तो ए को बी से भाग देने पर, ए को क्या किए हैं, ए को ए है, ए यह है और बी यह है, यानी ए को बी से भाग देने पर आर, ए को बी से भाग देने पर भागफल जो है भागफल 1, यानी भागफल क्या हुआ क्यू और शेषफल आर, शेषफल क्या हो गया आर, यह भागफल क्या है क्यू है, भागफल क्या है क्यू है और शेषफल क्या है आर है, शेषफल क्या है आर है। तो इस प्रकार से लिखेंगे 15 बराबर बी यानी यहाँ देखिए बी है, बी क्या है 10 इंटू क्यू का मान क्या है 1 प्लस आर का मान क्या है 5 है, आर का मान क्या है 5 है। अभी भी आर जो है 0 नहीं हुआ है, अभी भी क्या हुआ है आर 0 नहीं हुआ है। जब आर 0 नहीं हुआ है तब अब हम सेकेंड स्टेप पर जाएंगे। अब क्या करेंगे सेकेंड स्टेप पर जाएंगे। अब सेकेंड स्टेप, अब देखिए सेकेंड स्टेप क्या है, देखिए अब 15 बराबर 10 गुणे 1 प्लस आर, जहां यहाँ लिखेंगे जहां आर इज नॉट इक्वल 0, जहां आर इज नॉट इक्वल 0, जहां आर इज नॉट इक्वल 0। अब देखिए अब आर तो 0 के बराबर नहीं हुआ, आर क्या हुआ 0 के बराबर नहीं हुआ। जब आर 0 के बराबर नहीं हुआ अब सेकेंड चरण यानी द्वितीय चरण में जाएंगे, द्वितीय चरण में जाएंगे तो देखिए द्वितीय चरण में क्या होगा, द्वितीय चरण में देखने के लिए बने रहिए। अब देखिए जब का द्वितीय चरण में जाइए, अगर यह 0 हो जाता यानी आर का मान, यहाँ देखिए आर का मान क्या हुआ 0 नहीं हुआ है, आर का मान कितना हुआ 5 हुआ है। अगर यह 0 हो जाता तब तो वही उसका खेला खत्म हो जाता, तब वही क्या हो जाता उसका HCF हो जाता जब 0 हो जाता था। लेकिन क्या कर रहा है अब 0 नहीं हुआ है, जब r इज नॉट इक्वल 0 यानी r 0 के बराबर नहीं है तब b और r के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का पुनः प्रयोग करेंगे। किसके लिए b और r के लिए, b के लिए यानी b 10 और r के लिए r कितना है 5 के लिए। तब अब हम
आर बराबर क्या, अब हम ए बराबर 10 रखेंगे और बी बराबर 5 रखेंगे, ए बराबर 10 रखेंगे और बी बराबर 5 रखेंगे। पुनः यह जो जिससे अब तक जो भाग दे रहा था और जो शेषफल आ रहा है, अब शेषफल भाग देगा जिससे यह भाग दे रहा था इस प्रकार से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 दूना 10। अब यह देखिए 0 के बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। अब आर यह हो गया। अब देखिए, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का पुनः प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए ए बराबर क्या है, ए बराबर 10 है, बी बराबर क्या है, बी बराबर 5 है, क्यू बराबर कितना आया है, क्यू बराबर 2 आया है, प्लस आर 0, प्लस आर क्या हो गया 0। अतः लिखेंगे, अतः अब क्या हो गया, 10 बराबर 5 गुणे 2 प्लस 0, यानी आर बराबर 0 हो गया। आर बराबर क्या हो गया, आर बराबर 0 हो गया, आर बराबर क्या हो गया 0। तो अब यहाँ लिखेंगे हम, अतः आर बराबर 0, अतः आर बराबर 0, तो आर बराबर 0, तो देखिए अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब 10 बराबर 5 गुणे 2 बराबर प्लस 0, अतः आर बराबर 0 हो गया। अतः क्या हो गया, आर बराबर 0 हो गया। तो आर बराबर 0 हो गया, तो जब आर बराबर 0 हो गया तो ए और बी का HCF बी होगा, यानी ए और बी का क्या HCF होगा, बी होगा। तो यहाँ अब हम बी किसे माने हैं, बी अब किसे माने हैं, यानी बी अब हमारा यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है, बी अब हमारा यहाँ पर 5 प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, 5 प्राप्त हुआ है। बी अब यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, 5। तो ए पहले क्या था, ए पहले था 15, ए पहले क्या था 15, बी पहले क्या था 10, बी पहले क्या था 10, बी पहले क्या था 10। अब वह देखिए 10 और 15 का HCF कितना हो गया 5, 10 और 15 का HCF कितना हो गया 5। तो आज के लिए इतना ही। अब कल आपके बीच मैं पुनः आऊँगा दूसरे उदाहरण के साथ और आपके प्रश्नावली के साथ। इसे हम और आप मिलकर बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।